It's in the Begusarai constituency of Bihar that one of the epic David versus Goliath battles is playing itself out in the general elections of 2019. We're at the residence currently of Kanhaiya Kumar, hero to some, anti-national to many. Kanhaiya Kumar, welcome to Jab We Met. आखिरी दफ़ा आपसे मुलाकात हुई थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, वहाँ से अब हम आपके घर यहाँ बेगूसराय में आए हैं। वो हमारी कर्म भूमि रही है, हमारी जन्मभूमि है। आइए हम आपको आपका घर दिखाते हैं अपना। तो कैसे डिसाइड किया आपने, कब वो मौका आया जब आपको लगा कि नहीं इस बार तो लड़ना ही लड़ना? नहीं, हमने तय नहीं किया। मुझे लगता है कि जीवन के संयोग और परिस्थितियाँ आपके सामने ये ऐसी स्थिति उत्पन्न करती रहती है जहाँ आप निर्णय लेते जाते हैं और ऑर्गेनिकली आपका जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। जब यहाँ पैदा हुए थे तो नहीं मालूम था कि कभी दिल्ली जाएंगे या जेएनयू में एडमिशन होगा या वहाँ पढ़ेंगे। जब जेएनयू पहुँचे तो नहीं मालूम था कि प्रेसिडेंट बन जाएंगे, और प्रेसिडेंट बनने के बाद नहीं मालूम था कि जेल चले जाएंगे, और जेल से निकलने के बाद नहीं मालूम था कि देश से इतना समर्थन मिलेगा। एक वॉइस ऑफ रेसिस्टेंस की तरह लोग देखने लगेंगे, और ये भी नहीं मालूम था कि ये उम्मीद उस स्तर पे चली जाएगी कि बेगूसराय के लोग की जन भावना ये हो जाएगी कि हम चुनाव लड़ें। ये चारों तरफ हमारा घर है, ये हमारा कमरा है, ये जो है कई साल पुराना उषा का पंखा है। पहले जब यहाँ रहते थे तो इसी कमरे में हम रहते थे दादी के साथ। आपके घर में सादगी बहुत है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो संसाधन है जो कि चुनाव जीतने के लिए किसी भी नेता को चाहिए होते हैं जब आप बीजेपी जैसी पार्टी से लड़ रहे हैं, किसी भी पार्टी से लड़ रहे हैं? किसी भी राजनीतिक आंदोलन के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। आपकी लड़ाई में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। जनता का सहयोग अपने आप मिलता है। अगर इस देश के 70 करोड़ लोग एक एक रुपये अगर मुझे देंगे तो एक दिन में मुझे 70 करोड़ रुपया मिलेगा। तो हमने यही तरीका अपनाया कि जनता की लड़ाई जनता के पैसों से लड़ेंगे, कोई कॉरपोरेट फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। तो और हमने क्राउड फंडिंग शुरू की ऑनलाइन। इलेक्शन कमीशन का लिमिट है कि 70 लाख में आपको चुनाव लड़ना है। हाँ। उस लिमिट में जो है हमने क्राउड फंडिंग शुरू की। कितने पैसे मिले हैं अब तक आपको? अभी तक करीब 30-35 लाख रुपए मिले हैं। बार बार उस पर एक साइबर अटैक हो रहा है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा है। ये हमारा किचन है, अभी जो नया हमने किचन बनाया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अब लोग थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं, रिश्तेदार, दोस्त, दूसरे जगह के जो है कॉमरेड आ रहे हैं जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पहले पुराना जो है खाना बनाने की जगह ये थी, यहीं खाना बनता था। मोदी जी ने सिलेंडर दिया, वो कहाँ है? नहीं, सिलेंडर मोदी जी ने तो नहीं दिए हैं। सिलेंडर तो हमारे पास पहले से ही था। हाँ। लेकिन वो ना व्यवहारिक नहीं है, फिजिबल नहीं क्यों? है। क्योंकि उसका दाम इतना ज़्यादा है, 3-4 दिन में सिलेंडर ख़त्म हो जाएंगे, तो इसलिए लोग आज भी चूल्हे पे खाना बनाते हैं। ये मेरी बुआ हैं, नमस्ते। ये जो है टीचर थी, अब रिटायर हो गई हैं, और ये मेरी माँ है नमस्ते। जो आंगनबाड़ी में काम करती हैं, पढ़ाती हैं। आपको क्या उम्मीद बन रही है? हम तो मनोकामना करते हैं जीत के। आप चाहती थी कि जाए पॉलिटिशियन बने, नेता बने? पहले तो नहीं क्यों? सोचते थे पढ़ लिख के कब आएगा। आप क्या चाहती थी कन्हैया क्या करे? प्रोफेसर बने? शादी ब्याह हो, परिवार बसे। मम्मी तो आपको अध्यापक बनाना चाहती थी, प्रोफेसर बनाना मैं भी खुद अध्यापक ही बनना चाहता फिर? हूँ। मैं बार बार कहता हूँ मुझे अध्यापक ही। कैसा था बचपन के टाइम पे? तब भी नेता था कि नहीं? शांत प्रवृत्ति का था, तब भी नेता था? शौक था भाषण उषण देने का। कब से शौक था भाषण देने का? चौथे क्लास। चौथे ही क्लास से भाषण देता था? हमारे परिवार से थे। हाँ। हाँ, तो ये लेख का प्रतियोगिता, खेल, कबड्डी, यही सब होता है। इसका चॉइस था अपना खेल लिखने का, भाषण देने का। तो 4th क्लास में कौन सा भाषण दे रहे थे बाबू आप? जब मैं 4th क्लास में था तो अपने स्कूल में मुझे बेस्ट ऑरेटर का एक पुरस्कार मिला था। टॉपिक था मेरा ममता महिमा मदर टेरेसा। क्या एक कोइंसिडेंस है लाइफ का कि एक भाषण देने के बाद जो है प्रेसिडेंट बने जेएनयू का, और फिर जो है 11 तारीख को एक भाषण दिए मोदी जी के खिलाफ, और 12 फरवरी को जेल चले गए, और जब 17 फरवरी को पिटाई खा करके कोर्ट में जेल पहुँचे तो उस वार्ड का नाम जो है वो मदर टेरेसा वार्ड था। तो मैं यही सोच रहा था कि ममता महिमा मदर टेरेसा का भाषण दिए थे पहली बार 4th क्लास में जब स्कूल में थे, और बेस्ट ऑरेटर का पुरस्कार मिला था। आज जो है भाषण देने के चलते जेल में है, और वार्ड का नाम जो है वो मदर टेरेसा वार्ड है तिहाड़ जेल का। ये कोइंसिडेंस मुझे एक चीज़ सिखाया कि हर चीज़ आप लाइफ में तय नहीं करते हैं, आपको बस रिस्पॉन्ड करना होता है। फिर वहीं से हमने जेल में ही ठान लिया था कि बाहर निकल करके भी जो है इनसे समझौता नहीं करेंगे।
और पिछले 3 साल में जिस तरीके से पूरे देश में घूम घूम करके हमने सरकार की जो सच्चाई है वो लोगों के सामने लाने की कोशिश की, तो लोग जो है उसमें एक उम्मीद देखने लगे। और फिर जो है आज चुनाव लड़ने का वक्त आया है। चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, अब लड़ना तो बंद नहीं करेंगे। और हम JNU के टॉपर थे, मेरा रैंक 1 था, और JNU से निकल करके मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती। आज हम JNU से निकल गए हैं, मेरे पास PhD की डिग्री है, लेकिन हम नौकरी नहीं ले सकते। परिस्थितियों से जूझना ही जीवन है। नहीं तो जब कन्हैया को जब जेल हुई, सरकार ने कहा, भाजपा के समर्थकों ने कहा कि कन्हैया देशद्रोही है, तब आपके जहन में क्या चल रहा था? तो फंसाया गया था, तो अपना बच्चा पर तो हमको विश्वास था। तो वामपंथी विचारधारा से कैसे आपकी जर्नी की शुरुआत हुई? यहाँ की फिजाई ऐसी है, जैसे मेरी माँ भी आपको बता रही है कि कॉमरेड चंद्रशेखर हमारे परिवार से थे और वो BHU में पढ़ते थे। हालांकि उनके पिताजी जो है वो मंत्री थे बिहार के, लेकिन वो जो है बाबूजी की विरासत को छोड़ करके वो गुदरी का लाल बने, गरीबों के लिए लड़ने लगे, अपनी ज़मीनों पे भूमिहीनों को बसा दिया। और जब आगे हमने जो है डीप स्टडी की पॉलिटिकल साइंस की, तो फिर मैं कन्विंस हुआ कि नहीं, हमारे गांव के लोग जो कर रहे हैं वो सही है। कम संसाधन में ही सबसे जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनके हक अधिकार के लिए लोग लड़ते हैं। तो हमारी लड़ाई जो लड़ता है उसके प्रति एक जुड़ाव और लगाव होना तो बहुत स्वाभाविक है। JNU जा करके जो है ये विचार और पक्का हुआ। तो अगर सांसद बन गए तो फिर शादी का क्या होगा, बहुरानी का क्या होगा? वो सब हम अभी नहीं सोच रहे हैं? अरे क्यों? पहले न सोचते थे। अब जब बनेगा तो पहले जनता की न सेवा करेगा, कि पहले शादी करके घर बसाएगा। क्या ज़्यादा जरूरी, सांसद बनना है कि शादी करना? पहले सांसद बन के जनता की सेवा करना है। पर भाजपा से लड़ना कोई आसान काम थोड़ी है। सब ऊपर वाला कृपा होगा, इतना लोगों का आशीर्वाद जो है, भाजपा से लड़ने अकेले थोड़े जा रहा है, पूरा जनता का न सहयोग होगा। So what I want to do next is go straight to Kanhaiya's party office, the CPI office in Begusarai, and try and get a sense of how the Kanhaiya Kumar's Communist Party of India campaign is being rolled out here in Begusarai. Begusarai was for a long time a communist stronghold, but as industry declined in this part of Bihar, so did communism. कन्हैया, आपकी पार्टी यहाँ पे 1996 में जीती। एक वक्त पे वामपंथियों का गढ़ होता था, लेकिन अब गढ़ कमज़ोर हो रहा है क्या? देखिए, ये तो समय का पहिया है, घूमते रहता है, कभी दिन कभी रात, कभी मजबूत कभी कमज़ोर। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जब बाढ़ आती है तो मछली चींटी खाती है, और जब सुखाड़ आता है तो चींटी मछली खाती है। एक्चुअली वामपंथ की मजबूती वो इस बात पे निर्भर करती है कि जन आंदोलन कितना मजबूत है। किसी ज़माने में बेगूसराय जो है किसान आंदोलन का सेंटर हुआ करता था, स्वतंत्रता आंदोलन का सेंटर था। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। फिर जो है यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगे, तो इंडस्ट्री जब लगे तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट स्ट्रांग हुआ। चूँकि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ लगी, फिर इंडस्ट्रियाँ बंद हुई, तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी उसके साथ कमज़ोर हुआ, और जो सिविल सोसाइटी मूवमेंट हो रहा था उसका असर भी पड़ा, इसलिए वामपंथी आंदोलन थोड़ा कमज़ोर हुआ। दो चैलेंजेस हैं, एक तो बेगूसराय में वामपंथ कमज़ोर हो रहा है, दूसरा दुनिया भर में वामपंथी सोच जो है वो कमज़ोर हो रही है, और जो युवा पहले आकर्षित हुआ करते थे बड़ी तादाद में वामपंथी सोच के साथ, अब उन्हें लगता है कि कैपिटलिज्म बेहतर है, तेज़ी से ग्रोथ होती है, पैसा आता है। नहीं, ये आप 90 में आप कहते तो हम मान लेते हैं, जब आप 2019 में कह रहे हैं तो स्थिति अब बदल रही है। कि आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो एस्पिरेशनल यूथ था उसको लेफ्ट चार्मिंग नहीं लग रहा था, उसको लग रहा था कि इसमें जो बातें कही जा रही हैं वो बहुत आइडियलिस्टिक बात हैं, उसको ज़मीन पे लागू नहीं किया जा सकता है। ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, बड़ा पैकेज मिलेगा, अच्छी नौकरियां मिलेंगी, इंजीनियरिंग करेंगे, MBA करेंगे। अब तो ये सब करने के बाद भी जॉब नहीं है। डेटा में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, लेकिन एक्चुअल हालत ये है कि इंजीनियर बनने के बाद भी आप इस बात के लिए श्योर नहीं है कि आपको नौकरी मिल जाएगी। लोग अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करना शुरू किए हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जब सरकार जब आई चुन करके, तो पहला हमला जो है इंस्टीट्यूशन के ऊपर, अगर आप अटैक को देखेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ को किया। अगर वामपंथ अपने आप ख़त्म हो रही थी यूनिवर्सिटी में, या उसका चार्म ख़त्म हो रहा था, तो यूनिवर्सिटी को अटैक करने की ज़रूरत नहीं थी। FTII का जब मूवमेंट हुआ, सारे आंदोलनकारियों को जो है बूढ़ा, बुजुर्ग, नक्सली यही कहा गया था। अम्बेडकर पेरियार स्टडी सर्किल को बंद किया गया IIT चेन्नई में। फिर यही बात कही गई कि ये लोग जो है अम्बेडकराइट के नाम पे माओवादी हैं, ये लोग जो है अर्बन नक्सल हैं,
फिर जेएनयू का मूवमेंट हुआ, हैदराबाद का रोहित वेमुला का मूवमेंट उससे पहले हुआ, उसके बाद आप सीरीज ऑफ मूवमेंट्स देखेंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। सर आप कब से हैं यहाँ पे बेगूसराय में? मैं तो जन्म ही लिया हूँ बेगूसराय में। आप ओरिजिनल वामपंथी नेता हैं। कम्युनिस्ट पार्टी में हम 1974 से। तो जो पुराने ज़माने की पिछली जनरेशन के वामपंथी एक्सेप्ट कर रहे हैं कन्हैया को? नहीं, ये तो हमारा फ्यूचर है। जो आपने देश दुनिया की परिस्थिति और आज के कम्युनिस्टों के हालत बताया, तो उसमें ये उगता हुआ सितारा है। अक्सर पॉलिटिक्स में ये होता है कि लोगों को लगता है ये बच्चा कहाँ से आ गया, मेरी टिकट काट के चला गया, ये तो मेरा गढ़ था, मेरा इलाका था। तो ये कोई आसमान से नहीं आया, इसी समाज में बढ़ा है, पला है। हाँ, जो अभी हाल की घटना घटी जेएनयू में, उसमें जो कन्हैया के ऊपर जोर जुल्म हुआ, उसमें हमारा पूरा बेगूसराय दल फल सारा चीज छोड़ के कि हमारे बच्चे पर जोर जुल्म हुआ है, उसी समय से इंतजार कर रहा था इस चुनाव का। और इसलिए मूड बनाए हुए हैं बेगूसराय के लोग। यहाँ कोई पार्टी फाटी अभी कुछ नहीं चल रहा है। सबको याद है कि मेरे बच्चे के साथ क्या जोर जुल्म दिल्ली में किया गया है। पर आपको चिंता है कि कन्हैया एंड में वोट कटवा ही साबित होगा? दो पार्टीज के बीच में फाइट नहीं है, ट्रायंगुलर फाइट है, तो इसमें नुकसान होगा कन्हैया को? कोई ट्रिंगुलर फाइट है ही नहीं, आमने सामने बीजेपी गिरिराज सिंह से लड़ाई है। यहाँ मेरी लड़ाई सीधी लड़ाई है। नहीं, पर आरजेडी भी है, आरजेडी 5% से हारा था उनका आरजेडी उम्मीदवर पिछले उम्मीदवार है। नहीं, मैंने तो आपको 96 से आप लोग जीते नहीं हो यहाँ पे। पिछली बार कितना आया था? 1,92,000 ठीक वोट आया है, ठीक था। है, हम नहीं जीते। उसका कारण आपको बताए कि केवल जो हमारा वोट था वो भी बहुत रावजप नहीं हुआ। अभी तो हम तो यूनाइट होकर के रावजप है ही। बाकी जो नन बीच का जो वोट है उसका उहार है मेरे पक्ष में। तो आपको लग रहा है जीत रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, नो डाउट। चलिए आइए कन्हैया, लेट्स गो। ठीक है। कन्हैया, बीजेपी की हाल की बड़ी ताकत है उनका बूथ पे कैंपेन। क्या आपको लगता है कि सीपीआई मैच कर पाएगी उस जमीनी ताकत को? आराम से मैच कर लेगी। आ जाइए, बेगूसराय में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो ये बेगूसराय विधानसभा का मीटिंग है। सारे पंचायत के लोग हैं, कैसे जो है बूथ लेवल टीम बनाएंगे, हर पोलिंग स्टेशन पे हमारा पोलिंग एजेंट होगा, उसकी ही तैयारी चल रही है। ग्राउंड पे हमसे ज़्यादा मजबूत आज के डेट में कोई पार्टी नहीं है, बीजेपी भी नहीं मजबूत हो पाएगी। और सभी एज ग्रुप के, सभी कास्ट के, सभी कम्युनिटी के और सभी जेंडर के लोग जो हैं वो हमारे साथ शामिल हैं। ये जैसे हमारे अनिल दा हैं, ये बेगूसराय जिला सचिव मंडल के सदस्य हैं, सचिव हैं। ये हमारी उषा सैनी हैं, ये पूर्व एमएलसी हैं और यहाँ पे जो साक्षरता मिशन का मूवमेंट था ये उसकी मजबूत लीडर थी, फिर जनप्रतिनिधि बनी। ये जो है हमारे कमलीदा हैं, खेत मजदूर के नेता हैं। जब भी चुनाव लड़ते थे तो 1200-1300 वोट से इस विधानसभा से ये हार जाते थे, लेकिन सांगठनिक पकड़ इनकी बहुत ज़्यादा है। आप जब बात नहीं होगा कि आप भी खूब चुनाव लड़ेंगे, वही 1200-1300 से हार जाएंगे इस दफा? इसका जवाब तो आपको ये लोग दे। पहले हम 14 में लड़े, उस समय 14 लाख था, 19 लाख है। और जो हम आप पीछे उम्मीदवार है, हम लोग नीचे काम कर चुके हैं। जनता हमारे साथ है, हमको किसी से कोई मुकाबले नहीं। पर बीजेपी की बूथ की ताकत काफी मजबूत है। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो बाहरी है और हमारे कैंडिडेट इस जिले के बेटे हैं। पर ये भी तो दिल्ली में रहते हैं आजकल, तो अभी अभी आए ये पढ़ाई पूरा कंप्लीट कर चुके हैं कन्हैया जी, डॉक्टर बनकर पीएचडी करके बेगूसराय आ चुके हैं और हम लोग तन मन धन से इनके साथ हैं। बीजेपी के जो नेता हैं वो हर रोज टीवी पे आते हैं, कहते हैं कन्हैया कुमार देशद्रोही है। तो उसका जवाब मैं देता हूँ। हाँ जी। कन्हैया की लड़ाई छोटे भैया से किसी की नहीं है। इनकी लड़ाई मोदी की जो सांप्रदायिक ताकतें हैं कि गाय के नाम पर, मंदिर के नाम पर एक तरफ उसको उसका देता है, दूसरी तरफ ये करता है। ये जानबूझकर एक योजना के तहत कन्हैया कुमार को डिफेम करने के लिए झुके। पर बिहार में तो सर वोट जात पे ही पड़ता है ज्यादा। कन्हैया ने जवाब दिया है कि अल्पसंख्यक के गांव में, हमारे बगल में लरबड़ा गांव है, शुद्ध 90% मुसलमानों का गांव, कि हम गिरिराज सिंह को पाकिस्तान भेजने वाले नहीं हैं, वो वीजा मंत्री हैं। उनको हम पटना घर पहुंचा देंगे चुनाव के बाद। अगर गिरिराज ने इनको जेएनयू पहुंचा दिया वापस, फिर अब जेएनयू कहा के लिए पहुंचेगा कोई? पीएचडी कर लिए हैं। जेएनयू से तो नहीं, वही तो कहते हैं कि जेएनयू में जो जाता है उसको छोड़ने का शौक ही नहीं होता, चाहता है कि वहीं पे रहे, काम नहीं करना, आराम से बैठे हम पढ़ रहे हैं। नहीं, हम तो पीएचडी कर लिए, अवार्ड भी हो गया, डिग्री भी हो मिली। गया, डिग्री भी हो गई। राहुल जी, हम लोग जब से जन्म लिए हैं लगभग 65-66 साल के हो गए
और जन्म के बाद पहली बार मैंने सुप्रीम कोर्ट के जज को देखा क्या भाई हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है, वो अपनी बात को रखने के लिए हमारे आपके पीछे है। मैंने सुना लोया जैसे जज को मार दिया जाता है, कहा जाता है खुद मर गए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी गोल हो जाता है। हमारे जिले में 257 पंचायत है, हर पंचायत में कन्हैया है। ऐसा नहीं कि किसी पंचायत में हम लीड कर रहे हैं और किसी में पीछे हट रहे हैं। कन्हैया के यहाँ से जीतने से बेगूसराय की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा, क्योंकि कन्हैया भरसक फासिज्म, कन्हैया बेगूसराय से जीत करके मोदी की छाती पर मूंग की दाल डालेगा। कन्हैया कन्हैया की गूंज है, कन्हैया कन्हैया की गूंज है। कन्हैया, ये बताएं आप किस तरह के सांसद बनना चाहते हैं? अगर बेगूसराय के लोग एक युवा चेहरे को मौका देते हैं, आप में और बाकी सांसदों में क्या फर्क रहेगा? हम ऐसा जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं कि जिससे मिलने में जनता को कोई परेशानी नहीं हो और हर व्यक्ति को ऐसा महसूस हो कि वही सांसद है, वो बेहिचक जो है अपनी बात रख सकता है। सीपीआई इस वक्त देश की बड़ी पार्टियों में नहीं है, तो आपको जिता के जनता को क्या फ़ायदा होगा? अगर बीजेपी को जिताया तो आपको मिनिस्टर मिल सकता है। गिरिराज सिंह पिछली सरकार में मिनिस्टर थे। मिनिस्टर तो इस देश में बनते ही रहते हैं ना, लेकिन वैसे मिनिस्टर का क्या फ़ायदा जो मिनिस्टर जो है आपके लिए कुछ करे ही नहीं, आपके दुख दर्द में आपके लिए शामिल ही नहीं हो, आपको जब ज़रूरत है तब वो आपको मिले ही नहीं। आप देखेंगे हमारे साथ घूम करके जो है किसी को कोई हिचक नहीं है, लोग आराम से आते हैं, कोई सेलिब्रिटी मोड में नहीं है बेहट के लोग, उनको लगता है कि हमारे गाँव का बच्चा है। तो युवाओं के बीच में हम देख रहे हैं 2014 से मोदी जी का खासा क्रेज़ है। हाँ, लेकिन मोदी जी देश के युवाओं को अपील करते हो, लेकिन जो बीहट के युवा हैं उनको लगता है कि ये हमारे बीच का है, ये हमारे जैसा है, इससे हम मिल सकते हैं। जैसे खेल कूद हो रहा है, बच्चे हैं वो हमसे मिल लेंगे, आकर के बोल देंगे कि मुझे ज़रूरत है, देखिए हमारा फील्ड नहीं बन रहा है, मुझे वॉलीबॉल की ज़रूरत है, मुझे नेट की ज़रूरत है। आप क्या खेलते हैं? अब तो अभी तो कुछ नहीं खेलते हैं। वॉलीबॉल? नहीं, वॉलीबॉल तो मुझे बिल्कुल भी खेलने के लिए फिर क्या खेलते हैं? कबड्डी खेलते हैं? हाँ, लेकिन कबड्डी तो अब खेलने की स्थिति कहाँ बची है। हम तो जो है अब राजनीति में कबड्डी खेल रहे हैं। ये हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं। पिछली बार ये 2015 में विधानसभा के प्रत्याशी थे। अच्छा। ये हैं जिनके साथ हम इप्टा में काम किया करते थे। अच्छा। और ये वो रंगमंच है जहाँ पे हम लोग नाटक किया करते थे। किस तरह का नाटक करते थे? हम जो नाटक किए हैं लास्ट, उसका नाम था कबीरा खरा बाजार में। अच्छा। ये हमारा पुस्तकालय है, भगत सिंह पुस्तकालय। ये पहले मार्क्सवादी पुस्तकालय था, अभी हम लोगों ने इसका नाम बदल करके भगत सिंह पुस्तकालय किया है। क्यों बदला? भगत सिंह पुस्तकालय क्यों किया? मुझे लगता है कि भारत में इंडियन आइकन्स की ज़्यादा ज़रूरत है। मार्क्स पूरी दुनिया के आइकन हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन भारत के युवाओं के जो आइकन हैं भगत सिंह, तो भगत सिंह के नाम पे रहेगा, जिससे वो भी वामपंथी थे। हाँ, पर आप चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न या फॉरेन आइकॉन ना रहे, देसी आइकॉन रहे, ये ज़रूरी है वामपंथी मूवमेंट के लिए। यशफाक, अशफाक उल्ला खान, दुर्गा भाभी, राम प्रसाद बिस्मिल, इन नामों को भी पॉपुलराइज किया जाए, इसको भी शामिल कराया जाए, ताकि हमारा यूथ जो है इनसे जुड़ें। आज की डेट में आजकल यूथ में उतना क्रेज नहीं है लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को। भगत सिंह का तो क्रेज है। बेशक। अगर आप भारत में सांप्रदायिकता से लड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम की नफरत से लड़ना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट आपके लिए कौन हो सकते हैं? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान की दोस्ती। ये ज़रूरी है, जो हिंदुस्तान को बचाएगा, जो हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है उसकी रक्षा करेगा, और डाइवर्सिटी को बचाने के लिए डेमोक्रेसी का होना ज़रूरी है। ये आपका जो आज़ादी एंथम है आजकल काफ़ी पॉपुलर हुआ है। रणवीर सिंह भी आज़ादी आज़ादी कर रहे हैं। भाजपा का भी एक आज़ादी का वर्जन है, वो आपसे आज़ादी चाहते हैं।
देखिए, मज़ेदार बात यह है कि पहले ये इस स्लोगन को देशद्रोही नारा साबित करने की भरपूर कोशिश की है। इनको पता चला कि ये नारे देशद्रोही नारे नहीं हैं, देश की जनता की आवाज़ है। हर कोई इस देश में गरीबी से आज़ादी चाहता है, हर कोई भूखमरी से आज़ादी चाहता है, हर कोई असमानता और छुआछूत से आज़ादी चाहता है। जब इनको लगा कि देश की जनता फिर से अपने आज़ादी के पुराने गानों को याद कर रही है, नए सवालों को पूछा जा रहा है, और जब प्रश्न का उत्तर कठिन होता है इसलिए प्रश्न को टाला जाता है, इनकी टालने की सारी कोशिश नाकाम हुई और अंततः इन्होंने देखा कि अब इस नारे की आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं, तो ये खुद भी साथ में नारा लगाना शुरू कर दिए। हमें गरीबी से आज़ादी चाहिए, इनको कन्हैया कुमार से आज़ादी चाहिए। तो देश की जनता तय करेगी। आपने वो रणवीर सिंह का गली बॉय वाला आज़ादी का एंथम सुना है? हमने से इंस्पायर्ड है? हमने नहीं, हमसे इंस्पायर नहीं है। ये नारा इस देश में आज़ादी के पहले से लगता रहा है। जब हमको आज़ादी मिल गई फिर ये स्लोगन लगना बंद हो गया। जब नारीवादी आंदोलन शुरू हुआ तो कमला भसीन जैसे और लोगों ने इस नारे को दोबारा लगाना शुरू किया, और हम लोग, सिर्फ मैंने नहीं, पूरा का पूरा जो JNU के छात्र लोग हैं, छात्राएं हैं, उन्होंने ये नारा लगाई। जब 16 दिसंबर को एक बहुत ही दर्दनाक सामूहिक रेप की घटना हुई थी दिल्ली में, और दिल्ली की जनता जब सड़कों पे उतरी थी, तो इस नारे को दोबारा लगाया गया था कि हम आधी रात में आज़ादी चाहते हैं, महिलाएं आज़ादी चाहती हैं, और हम सुनसान सड़क पर भी आज़ादी चाहते हैं, हम छेड़छाड़ से आज़ादी चाहते हैं। उसके साथ ये नारा जो है दोबारा लोगों के बीच में पॉपुलर होना शुरू हुआ, और जब हम जेल गए तो ये चर्चा होने लगी कि किस नारे की वजह से जेल गए। तो पता चला कि इस नारे की वजह से जेल हम गए। तो पहले ये हमें आज़ादी गैंग बोलते थे, लेकिन आज़ादी की बात करना तो गर्व की बात है, तो आप आज़ादी गैंग कहें या कुछ भी कह लें। अब आप टुकड़े टुकड़े गए। हाँ, फिर इन्होंने क्या किया कि खुद आज़ादी का नारा लगा लिए और हम लोगों को टुकड़े टुकड़े का गैंग। क्या आप जब आप पे आरोप लगता है कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग, तो आपके जहन में क्या जाता है? हाँ, जहन में जाता है कि हम इनके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं ना, बीजेपी वालों के, इनके अरमान के टुकड़े टुकड़े हम कर रहे हैं। इनका अरमान जो है कि हम इस देश में 50 साल राज करेंगे, तो इनको हम याद दिला रहे हैं कि आपका यह बुरा अरमान पूरा नहीं होने वाला है। ये लोकतंत्र है। आप अकेले कैसे हराओगे? कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होती है ना। एक ईंट जोड़ करके मकान बनता है, इमारत खड़ी होती है। एक कदम चल करके जो है आप अपना रास्ता तय करते हैं। एक अंक को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। 23 मई को क्या होगा? हार गया कन्हैया कुमार तो क्या फर्क पड़ता है? आप ये बात इन लोगों से पूछ लीजिए। चुनाव के परिणाम से ज़्यादा ज़रूरी इनके लिए क्या है कि वातावरण बदल रहा है। जिस आग को हम मान रहे थे कि ठंडी पड़ गई है, सहसा उस पर पानी उबलने लगा है। हमारे लिए ये जरूरी है। बदल रहा है? बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? आप आए जिस समय से यहाँ प्रवेश किए होंगे, वातावरण उस समय से ही तो आपको अनुभव हो रहा होगा, बदला हो रहा है। वो आप मशहूर शेर सुने होंगे, मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ये तो अब कारवां बनता जा रहा है। इनको क्या लगा था कि जेल में डाल देंगे, डर जाएगा, बाहर निकलेगा, माफ़ी मांग लेगा, शांत हो जाएगा, लेकिन इनको पता नहीं था कि ये तो चिंगारी है। आप जिस चीज़ को दबा रहे हैं वो किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, वो इस देश के लोगों का एस्पिरेशन है, लोगों की भावना है। लोगों को लगता है कि लोकतंत्र में सिर्फ हम वोट देने के लिए जाते हैं, हमको कोई नहीं पूछता है। 5 साल में एक बार आते हैं सिर्फ चुनाव के वक्त लोग मिलने के लिए। इसीलिए जब हम बेगूसराय आए हैं तो चुनाव तो अब आया है, इससे पहले ही हमने ये काम कर लिए है। गांव-गांव घूम चुके हैं और लोगों को ये लगा कि हमारा बच्चा है, इसके साथ जो हमने अपना विश्वास प्रकट किया था, इसके साथ जो हम विश्वास से खड़े हुए थे, तो वो विश्वास हमारा सही है। और आज जो है वो बिल्कुल आशीर्वाद देने के लिए और साथ देने के लिए खड़े हैं, एकजुट होकर के खड़े हैं। और मुझे लगता है कि अगर लड़ाई में ईमानदारी और सच्चाई रहे तो इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई समाज की ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है। चलिए कन्हैया कुमार, आप मुश्किल रास्ते पे निकले हैं। कैंपेन आपका बड़ा ही रंगीन है, गानों में बड़ा दम है। अब देखना है कि बेगूसराय की जनता आपके कैंपेन को किस तरह से लेती है, आपकी इस चुनौती को, आपके स्वर को किस तरह से देखती है। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात मैं बस आपको बोल देता हूँ, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जागा है धरती, गूंजा है आसमान, जागा है मजूरा, जागा है किसान, जागा है छात्र, जागा है जवान, जागा है फेसबुक, जागा है ट्विटर, व्हाट्सएप ने किया ऐलान, अब की लड़ैया मचेबै घमासान। जाग गेलै मजदूर आ जगलै किसानियो, एम की लड़ैया मचेबै